हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। पहला नियम देखा, दूसरा नियम देखा, साथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल कैसे निकाला जाता, फार्मूला देखा था, प्रेरित धारा, प्रेरित आवेश कैसे कैलकुलेट किया जा सकते हैं, लेंज का नियम क्या होता है, प्रेरित धारा की दिशा निकालने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है, इन सबको डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम देखेंगे गतिक विद्युत वाहक बल, गति के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल कैसे लिखा जाता है और इसका एक्सप्रेशन क्या होता है। तो इसके लिए यहां पर एक फिगर बनाते हैं, उसे देखो। फिगर कुछ ऐसा है, ये हमारे पास एक कुछ ऐसा शेप दिया गया है, मान लेते हैं ये पैरेलल रेल्स हैं, ऐसा मान लो, एज्यूम कर लो। और दूसरा यहां पर है ऐसे ही रखो इसे, और इनको यहां से हम एडजस्ट करते हैं, ऐसा कुछ ये ऐसा है, ठीक। यहां पर ये ऐसा बना दिया गया, ये पैरेलल रेल्स बनी हुई हैं, इस पर एक कोई कंडक्टर है जो फिसल रहा है, एक कोई कंडक्टर है जो फिसल रहा है, ये कोई कंडक्टर है यहां कहीं पर, यहां कहीं पर है, और ये फिसल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इनटू द प्लेन है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ लगा हुआ है, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, दिख रहा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इसको चला दिया हम लोगों ने दाहिनी तरफ, इस तरफ चला दिया इसे v वेग से, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है l, और जो मैग्नेटिक फील्ड लगा है वो कितना है b, यूनिफॉर्म है। ये पैरेलल रेल्स है, इनके ऊपर ये चल रहा है, इनका प्रतिरोध लगभग नगण्य मान के चल रहे हैं हम। अब क्या करना है, हमें ये बताना है कि इसके सिरों पर कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो विद्युत वाहक बल तब उत्पन्न होगा जब फ्लक्स बदलेगा। तो मान लेते हैं डेल्टा t समय में ये यहां से यहां कहीं पहुंच गया, क्योंकि अब तो किसी जगह पर ले जाना होगा ना, गतिमान है, तो मान लेते हैं इस जगह पर पहुंच गया डेल्टा टी समय में। तो डेल्टा टी समय में ये चालक यहां पहुंच गया, चल तो अभी भी v से रहा होगा, चलेगा v से, तो v से चल रहा था, अभी भी वहां v से चल रहा, डेल्टा टी समय लगा, v से चलेगा। तो क्या लिख सकते हैं, v डेल्टा टी समय तक ये चला होगा, यहां से यहां तक की दूरी को, ठीक है। या ऐसे नहीं लिखना तो मत लिखो, डेल्टा एक्स डिस्टेंस चला गया यहां से यहां तक, ऐसा है। तो यहां से जितना ये एरिया कवर किया है इसने, यही तो फ्लक्स होगा। तो यहां पर डेल्टा फाई अगर कोई पूछता है तो क्या लिखेंगे, डेल्टा फाई, डेल्टा फाई लिखा जाएगा बी लिखवाओ, तो बी इंटू में एरिया, एरिया कितना अभी अभी कवर किया इसने थोड़ी देर में, ये t इज इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, और यहां पर t इज इक्वल टू में डेल्टा टी की बात कर रहे हैं, डेल्टा टी टाइम, या फिर डेल्टा टी इज इक्वल टू टी की बात करो, इन दोनों का गैप डेल्टा टी है। तो b इंटू एरिया, एरिया निकाल दो लंबाई गुणे चौड़ाई से, क्या होता है, लंबाई कितनी l है, चौड़ाई कितनी दे रखी है, तो वो डेल्टा x दे रखी है। ये हो गया, यहां पर वैल्यू पुट कर दो, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू में b बन जाएगा l डेल्टा x, इसको अवकलन कर दो, तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, मतलब t से भाग दे दो, तो b इंटू में l बनेगा, डेल्टा x डिवाइडेड बाई में डेल्टा t बन जाएगा। सही है। डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी क्या होता है, E होता है, बराबर यहां पर क्या लिखेंगे BL, और डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी दूरी बटे समय क्या होता है, चाल, V लिखा जाएगा। गतिक विद्युत वाहक बल जब भी निकालना हो डायरेक्ट निकाल लेना, BLV से लिखा जाएगा। पहले यहां पर था, यहां से हम लोगों ने एनालाइज करना शुरू किया यहां से। तो अगर अब यहां से शुरू करेंगे, इसका वेग नियत है, b सब कुछ नियत है, तो विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होगा वो लगातार उतना ही बना रहेगा, उतनी फ्लक्स काटेगा ये। तो उस केस में क्या होगा, यहां से यहां इन दोनों पोजीशंस के बीच में हम लोगों ने देखा फ्लक्स परिवर्तन कितना होगा, फ्लक्स परिवर्तन की दर जो होती है वही विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। तो यहां पर हम लोगों ने इसका मैग्नीट्यूड बेसिकली लिखा है, और इसका मैग्नीट्यूड E के मैग्नीट्यूड के बराबर निकल के आता है। तो E का मैग्नीट्यूड ये हो गया। अब बात करते हैं यहां पर प्रेरित धारा कितनी लिखी जाएगी, वो देखो। तो प्रेरित धारा की दिशा हम लोगों ने भी देखा था कि B है अंदर की तरफ और V जा रहा इधर की तरफ, तो इसमें प्रेरित धारा इधर से इधर की तरफ बहेगी। ये I इधर से इधर जाएगी, फिर इधर से इधर जाएगी, वापसी इधर से इधर, फिर इधर से इधर, पूरा अपना पथ कंप्लीट करेगी। तो प्रेरित धारा इतनी लिखी जा सकती है। प्रेरित धारा अगर इतनी लिखी जा सकती है इस पूरे सिस्टम का, अगर प्रतिरोध हम मान के चलें R है, प्रतिरोध अगर मान के चलें कि R है, तो बताओ इसके अंदर धारा क्या लिखी जाएगी, प्रेरित धारा लिखी जाएगी V। तो BLV डिवाइडेड बाय में क्या लिखा जा सकता है, R लिखा जा सकता है। ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा। तो ये प्रेरित धारा का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये हो गया गतिक विद्युत वाहक बल। एक और दूसरा केस बनता है। दूसरा केस क्या है देखो,
दूसरा केस कुछ ऐसा है, फील्ड बना है, यहां फील्ड इस तरह से बना है, ये इस तरह से फील्ड बना हुआ है। एक कोई मान लेते हैं चालक है जिसके एक सिरे को फिक्स कर दिया है हमने, ऐसा कुछ मान लेते हैं। ये कुछ ऐसा है, मान लेते हैं ऐसा कुछ। ये ऐसा मान लेते, कुछ ऐसे रखा गया है। यहां ले आओ, यहां कहीं पर इसे रखा गया है। ठीक, जब यहां पर रखा गया है तो ये वाला एंड इसका फिक्स है, ये यहां पर क्या है, फिक्स है, और ये इसके अबाउट ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। तो जब ये रॉड ओमेगा कोणीय वेग से घूमेगी इसके अंदर, तो क्या होगा, क्या इसका फ्लक्स परिवर्तित नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अगर फ्लक्स परिवर्तित होगा तो कुछ ना कुछ विद्युत वाहक बल बनेगा इसके सिरों पर, तो विद्युत वाहक बल बनेगा। यहां पर अगर इसको लिखना चाहो, इस वाले पॉइंट को, तो इसमें धारा नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, और हम जानते हैं अगर बैटरी होती इस तरह की तो उसमें क्या होती, धारा प्लस से निकलती माइनस में एंटर करती है। तो कौन सा सिरा धनात्मक और कौन सा ऋणात्मक बनेगा? सामने वाला ये धनात्मक बनेगा और ये ऋणात्मक बनेगा। प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो करती है, प्लस से चलती है, माइनस की तरफ एंटर करती है। ये धारा ऊपर जाएगी, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आएंगे, प्लस ये बनेगा। यहां पर क्या, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रही है ओमेगा कोणीय वेग से, तो ओमेगा कोणीय वेग से रोटेट करेगी तो किसी समय पर मान लेते हैं यहां कहीं पर पहुंचाई है, बहुत छोटा सा कोण घूमी है, बड़ा कोण नहीं, ध्यान रखना। मान लेते हैं ये डी थीटा कोण घूम गई, ठीक है। समय कितना लगा, डी टी टाइम लगा, तो डी टी टाइम में डी थीटा घूम गई, तो ये वाला एरिया ही तो लिखना है हमें, ये एरिया कितना होगा। तो हम जानते हैं एरिया कितना लिखा जाता है, क्लास 10th में भी पढ़ते हैं, हाफ ऑफ एल। एल मतलब यहां से यहां तक का आर्क लिखा जाता है, पढ़ा होगा, एल इंटू आर लिखा जाता है, हाफ ऑफ एल इंटू आर। ये होता है चाप, ये होती है त्रिज्या, ये होता है इसका क्षेत्रफल, लिखना सीखा होगा। तो यहां से अगर हम एरिया लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एल। एल मतलब ये हो जाएगा, रेडियस क्या मान लेते हैं, आर, तो ये बन जाएगा आर इंटू में डी थीटा बन जाएगा, सही है। ये हो गया एल, इंटू में आर लिखेंगे तो ये आर बन जाएगा। इसे क्या लिखा जा सकता है, हाफ ऑफ आर स्क्वायर इंटू में डी थीटा बन जाएगा, ये ए बन गया। और अगर ए की वैल्यू इतनी लिखी जाएगी तो फाई क्या लिखा जाता है, डी फाई, तो ये लिखा जाएगा बी इंटू में डी ए, बी इंटू में डी ए लिखा जा सकता है, क्योंकि बी तो यूनिफॉर्म है। तो डी फाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं बी इंटू डी ए, क्या लिखा जाएगा, हाफ आर स्क्वायर इंटू में डी थीटा। डिफरेंशिएट कर दो dt के रेस्पेक्ट में, तो डी फाई बाई डी टी बन जाएगा, इज इक्वल टू में b बनेगा। इसको थोड़ा अच्छा करके लिख दो, हाफ ऑफ b इंटू में आर स्क्वायर इंटू में डी थीटा बाई डी टी। याद होगा फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ये होता है कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर, कोणीय वेग के बराबर होती है, और डी फाई बाई डी टी के बराबर होता है। तो ये बराबर क्या निकल के आएगा, हाफ b आर स्क्वायर, या फिर एल लिखना चाहो एल लिख लो, ज्यादा अच्छा लगेगा, क्या लिखा रहने दो, अब आर लिख दिया तो आर लिख दिया है, हाफ बी आर स्क्वायर इंटू में क्या लिखा जाएगा, ओमेगा। इसका मतलब अगर एल लेंथ दी गई हो, एल अगर लेंथ दी गई होती है, कोई कंडक्टर है, उसके एक एंड को पकड़ लो और उसको घुमाओ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके सिरों पर विद्युत वाहक बल जो बनता है वो कितना बनता है, हाफ ऑफ बी एल स्क्वायर इंटू में ओमेगा। ये निकल के आता है ई की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, ई की वैल्यू निकल के आती है। अगर एल लंबाई का कोई चालक होगा तो इतना विद्युत वाहक बल उसके सिरों पर बनेगा। तो गतिक विद्युत वाहक बल घूर्णन में भी पूछा जा सकता है, गतिक विद्युत वाहक बल स्थानांतरीय गति में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसके आगे यहां पर बात करते हैं लेंज के नियम का गणितीय विवेचन। इतना पढ़ने के बाद लेंज के नियम को प्रूफ कर सकते हैं, कैसे, यहां से देखो, लेंज के नियम को प्रूफ करने के लिए जो अभी हम लोगों ने यहां पर एज्यूम किया है, ये वाला सेटअप पूरा, इस सेटअप को दोबारा बनाना पड़ेगा। बनाओ, बना सकते हैं फटाफट, ये ऐसा बना दिया गया, और एक और बना देते हैं, ये बना दिया गया कुछ इस तरह का, व्हाइट कर दो, इससे व्हाइट हो गया, और इसका कलर भी व्हाइट कर दो, इनको भी
इनको भी फिल कर दो, वाइट, इसको भी, ये हो गया। ठीक, सारे हो गए। ये रेल्स बनी, पैरेलल रेल्स। अब इनके ऊपर कंडक्टर को बिठाओ और उसे चलाओ। ये कंडक्टर है, इसको इस पर बिठा दिया, अब आगे की तरफ चल रहा है। ये इधर चल रहा है, कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से चल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनटू द प्लेन है, इनटू द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, ऐसा लिखा जाएगा। इसे सिद्ध करना है कि ऊर्जा संरक्षण लग रहा है या नहीं लग रहा। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण ही तो है, वही देखना है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा जो E निकल के आया वो क्या निकल के आया है? BLV। अब उसे प्रूफ क्या करें? डायरेक्ट अभी देख लिया हम लोगों ने, यहां निकाला, देखना होगा, देख लेना। ये देखो लिखा BLV निकल के आया, ये हो गया। तो अगर ये BLV निकल के आएगा और इस पूरे सेटअप का अगर हम प्रतिरोध लेकर के चलें, इसका पूरा प्रतिरोध जो दिया गया है वो कितना है? वो R है। ठीक है, R का मतलब इस चालक का प्रतिरोध, जिन रेल के ऊपर चल रहा है उसका कोई प्रतिरोध ही नहीं, इस चालक का प्रतिरोध R दिया गया, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये गतिमान है या रखा गया है, तो इसके ऊपर बल तो लगेगा ना। तो F अगर लिखा जाए तो वो लिख सकते हैं IBL साइन थीटा, तो साइन 90 हो गया, उसे हटाओ। I की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? वो लिखी जाएगी E डिवाइडेड बाई में R, लिखना सीखा था पिछली क्लास में। और यहां पर लिखा जाएगा B इंटू L। यहां पर E की वैल्यू कितनी? तो वो BLV है और डिवाइडेड बाई में क्या है? R इंटू में BL। बोलो F क्या निकल के आएगा? F आ जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाई में R बनेगा। बहुत अच्छा, ठीक है। ये इसके ऊपर बल लगेगा, और अगर इसके ऊपर इतना बल लगेगा, बल किधर लगेगा? लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। इसमें करंट कहां है? ऊपर साइड में करंट है, तो DL क्रॉस भी इधर की तरफ बल लगेगा। तो बल अगर इतना लग रहा है और लगा के हम उतने वेग से इसे चला रहे हैं, ये बल हो गया। और यहां पर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जो शक्ति लिखी जाएगी, शक्ति लिखना सीखा था फर्स्ट ईयर में, क्या लिखा जाता है? F डॉट V लिखा जाता है। और F डॉट V लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? फोर्स। तो ये बन जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाई में R। डॉट क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ये बल इधर लग रहा, तो उतना ही बल लगा करके हमें इधर चलाना पड़ेगा, उतना ही बल लगा करके हम इसे चला रहे हैं। तो बल भी इधर, वेग भी इधर, डॉट प्रोडक्ट में cos 0 1 होता है। तो ये हो गया यहां पर V। तो यहां से रिजल्ट निकल के आया B स्क्वायर L स्क्वायर B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई में क्या बना? R। ये शक्ति, शक्ति का मतलब होता है प्रति सेकंड व्यय होने वाली ऊर्जा। ये तो हुआ, तो प्रति सेकंड व्यय होने वाली ऊर्जा निकल आई। अब हम जानते हैं कि जो परिपथ की शक्ति लिखी जाती है, विद्युत धारा में पढ़ा, P इक्वल टू VI लिखते हैं। VI का मतलब EI लिखते हैं। E तो ठीक है, I को लिखा जाएगा E बाई R। इसका क्या मतलब? इसे E स्क्वायर बाई R लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से E का स्क्वायर करवाओ, तो ये बन जाएगा, देखो B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई में R। ये क्या है? ये है वैद्युत ऊर्जा, ये है विद्युत ऊर्जा, और ये किया गया बल के विरुद्ध किया गया यांत्रिक कार्य है। और ये शक्ति जो निकल के आई, ये शक्ति है। ये शक्ति देखो और ये विद्युत ऊर्जा देखो, देखो बराबर नहीं आ रहे हैं। यहां पर हम लोगों ने यांत्रिक ऊर्जा का कॉन्सेप्ट लगा करके सारी बातें की बल से, और यहां पर विद्युत शक्ति जो निकाली जाती है किसी विद्युत परिपथ की, वो लिखी जाती है VI के लिए निकाला, ये रिजल्ट आया। दोनों के दोनों बराबर है, दोनों के दोनों बराबर। इसका मतलब यह है कि अगर हम कार्य करेंगे इसके अंदर, तो जो यहां पर किया गया कार्य होगा वही क्या होगा? इस परिपथ में विद्युत ऊर्जा के रूप में क्षय होगा, ऊष्मा के रूप में लगातार क्षय होता जाएगा। अर्थात यहां पर लेंज का नियम सत्यापित होता है। तो लेंज का नियम क्या है? प्रेरित धारा की दिशा या विद्युत वाहक बल की दिशा, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती किसी कुंडली में जो उस कारण का विरोध करती जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती। तो लेंज के नियम का एक गणितीय विवेचन हो गया। और यहां पर हम लोगों ने देखा गतिक विद्युत वाहक बल, जब कोई कंडक्टर रोटेट करता है तो उसके लिए हाफ BL स्क्वायर इंटू ओमेगा लिखा जाता है। यहां पर गतिक विद्युत वाहक बल लिखा जाता है BLV। ठीक, इसके आगे बात करते हैं। यहां पर देखो अगला पॉइंट है हमारा, इसको तो प्रूफ कर लिया। भंवर धारा अगला कॉन्सेप्ट है। तो भंवर धारा क्या होती है? तो भंवर धारा का कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे 1875 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फोको। ठीक है, फोको। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बताया कि अगर कोई चालक का टुकड़ा, जैसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र यहां लगाया गया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र यहां लगाया गया है,
और एक कोई चालक का टुकड़ा है, ये कोई चालक का टुकड़ा है, ऐसे रखा गया है, ये चालक का टुकड़ा है, तो बस ऐसा मान लेते हैं ये कोई चालक का टुकड़ा है। इसको गतिमान करा दिया हम लोगों ने इधर की तरफ v वेग से। ये कोई है चालक का टुकड़ा है, चालक का टुकड़ा है, चालक का टुकड़ा है। तो अगर ये चालक का टुकड़ा होगा, इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र से खींचकर बाहर निकाल रहे हैं, तो जो बाहर निकाला जाएगा, देखो वापस यहां कहीं पर ये क्रॉस था, तो जब इसे बाहर निकाला जाएगा तो क्या होगा, बाहर निकालने के टाइम इसका फ्लक्स क्या होगा, घटेगा, नहीं तो होगा फ्लक्स घटेगा, तो इसके अंदर एक ऐसा क्षेत्र बनेगा जो इस फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा तो इसमें धारा किधर की तरफ उत्पन्न होगी, इसका क्षेत्र अंदर की तरफ है। इसमें अगर एक लूप छोटा सा कंसीडर किया जाए, ऐसा मतलब बेसिकली एक ऐसा लूप कंसीडर करते हैं, ये इस लूप के तल में है, तो यहां पर अगर एक छोटा सा लूप जो हम लोगों ने ये कंसीडर किया, ये लूप, इसमें धारा की दिशा किधर होनी चाहिए, क्योंकि ये फ्लक्स परिवर्तन का तो विरोध करेगी। लेंज का नियम हम पढ़ते आ रहे हैं पिछली 2 क्लास से, अभी भी प्रूफ किया उसे। यहां पर ये फील्ड बना अंदर की तरफ, जब इसे बाहर निकालेंगे फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करेगा, इसका मतलब इसमें धारा इधर से इधर की तरफ बहेगी। इसमें धारा इधर से इधर की तरफ बहेगी, तो फिंगर्स को कर्ल करो, कर्ल करोगे फिंगर्स को तो फिंगर अंदर जाएंगे, इसका मतलब इसका भी क्षेत्र अंदर की तरफ बनेगा। लेकिन अगर यहां पर होता ये चालक इधर की तरफ और ये इसके अंदर एंटर कर रहा होता, यहां पर एक लूप लिया जाता, तो इसमें दिशा इस तरफ होती इस बार। क्यों? क्योंकि इसका फील्ड बाहर निकल के आता, क्योंकि इसका जो भी फील्ड दिया गया यहां पर भी वेक्टर वो अंदर की तरफ दिया गया, तो यहां पर फाई बढ़ रहा था तब की ये दिशा है, यहां पर फाई घट रहा है तब की ये दिशा निकल के आएगी। तो 1875 में वैज्ञानिक फोको ने देखा कि अगर किसी चालक टुकड़े को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष गतिमान कराया जाता है, इन्होंने बताया कि यदि किसी धातु के टुकड़े को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, या एक और पॉइंट लिखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कराया जाता है। दोनों वजह से फ्लक्स बदलेगा ना, गतिमान कराया जाता है। तो चालक के आयतन में पानी में भंवर के समान चक्करदार धाराएं उत्पन्न होती हैं। चक्करदार धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिन्हें भंवर धारा या फोको धारा, साइंटिस्ट के नाम पर ही फोको धारा क्या कहते हैं। ये देखो लिख लिया कि जब किसी धातु के टुकड़े को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखो तो फ्लक्स बदलेगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उसमें फेंक दो उसे, तब भी उसका फ्लक्स बदलेगा। जब भी कभी ऐसा होता तो उस चालक के टुकड़े के आयतन में पानी में भंवर के समान चक्करदार धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन्हीं धाराओं को कहते हैं हम भंवर धाराएं। और इन भंवर धाराओं को खोजा सबसे पहले किसने था, तो फोको ने खोजा था, तो इसलिए इन्हें फोको धाराएं भी कहा जाता है। तो भंवर धाराएं क्या होती, आई थिंक पता चला होगा। ये फ्लक्स परिवर्तन कैसे होता है अभी तक तो देखते आ रहे हैं कि जब ये बाहर निकल रहा होगा फ्लक्स घटेगा, बढ़ेगा, यहां फ्लक्स बढ़ेगा तो इसे घटाने की कोशिश करेंगे, तो बाहर जो क्षेत्र होगा उसका विरोध होगा हमेशा। अगर वो उसे बढ़ाने की कोशिश में है तो बढ़ाएंगे, घटाने की कोशिश में तो हम घटा देंगे। वो निर्भर करेगा कि फ्लक्स सामने वाला बढ़ा रहा है या घटा रहा है, तब के लिए है। तो ये होती हैं भंवर धाराएं। भंवर धाराएं क्या होती हैं, भंवर धाराएं वे धाराएं होती हैं जो किसी चालक के एकांक मतलब चालक के आयतन में बनती हैं,
जब उसे परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष गति करवाई जाती है। इनको सबसे पहले साइंटिस्ट फोको ने खोजा था, इसीलिए इन्हें फोको धाराएं भी कहा जाता है। इसको कम करने के उपाय क्या होते हैं अगर बात की जाए कि इनको कम कैसे किया जा सकता है, भंवर धाराओं के हानि तथा उनसे बचने के उपाय। तो अब हम जानते हैं कि अगर कोई टुकड़ा है, यहां पर बात करें इसके उपाय यहां पर क्यों पढ़ रहे हैं, ट्रांसफार्मर में आगे हम डायरेक्ट इनसे बारे में बात करेंगे, इसका डिटेल नहीं पढ़ेंगे। धातु का टुकड़ा, धातु का टुकड़ा, धातु का टुकड़ा अगर बात करें कि जितना मोटा होगा उसका आयतन, आयतन जितना ज्यादा होगा उसमें आयतन जितना ज्यादा होगा उसके सापेक्ष उसमें भंवर धारा, भंवर धारा अधिक बनेगी, अधिक बनेगी। ठीक है, भंवर धारा अधिक बनेगी और भंवर धारा अधिक बने इसके आयतन को फिर कम करवा दें। आयतन को अगर कम कर दिया जाए तो भंवर धारा, जिसे हम एडी करंट कहते हैं, इंग्लिश में लिखना होगा, लिख देना, एडी करंट कहा जाता है इसे, एडी करंट कहते हैं। तो आयतन को कम कर दिया जाए तो एडी करंट भी कम हो जाएगी, एडी करंट भी कम हो जाएगी। और आयतन को कम करने का यह तरीका होता है कि जब भी कभी हमें लोहे का टुकड़ा लेना हो तो लोहे का टुकड़ा तो हम लेंगे, लेकिन लोहे का टुकड़ा उतना मोटा नहीं लिया जाएगा जितना हमें चाहिए, और भंवर धाराओं को हमें कम करना है तो लोहे का टुकड़ा ना लेकर पतली पट्टियां ली जाती हैं, पटलित लोहा लिया जाता है। पटलित लोहा का मतलब क्या होता है, उसमें पतली पतली पट्टी होती हैं, पतली पट्टियां होती हैं, पतली पट्टियां होंगी, पतली पट्टियां तथा उनके बीच, उनके बीच वार्निश का लेप लगाया जाता है, वार्निश का लेप लगाया जाता है, लेप लगाया जाता है, लगाया जाता है। अगर दो पट्टियां हैं, जैसे ट्रांसफार्मर की हम कॉइल आगे देखेंगे बनाई जाती हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे हमारे पास एक टुकड़ा इतना मोटा चाहिए, इतना मोटा नहीं लिया जाता, जैसे कागज के पेज होते हैं ना, कागज के पेज के रूप में लिया जाता है, एक पेज फिर दूसरा पेज तीसरा पेज, वैसे पट्टियां ली जाती हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन ना होने पाए, इसके लिए उनमें वार्निश का लेप लगा दिया जाता है कि हर एक पट्टी अलग अलग रहे। आयतन कम हो जाएगा, आयतन कम हो जाएगा, भंवर धारा कम हो जाएगी, हानि कम हो जाएगी बेसिकली ट्रांसफार्मर के अंदर। तो यही कारण होता है कि जो प्रेरण कुंडली होती है, प्रेरण कुंडली जो होती है, प्रेरण कुंडली, या ऐसे नहीं लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, डायनमो, डायनमो या फिर जनित्र, जनित्र, मोटर, इन सबकी जो कॉइल होती है, मोटर, इन सबकी जो कॉइल होती है वो पटलित लौह से बनाई जाती है, पटलित लौह क्रोड होती है, लौह क्रोड होती है। पटलित लौह क्रोड से उसका आयतन घट जाता है और आयतन घट जाता है जिसके फलस्वरूप इनकी धाराओं की जो हानि होती है वो बहुत कम होती है। अब अगर इनकी वजह से हानि होगी तो टुकड़ा गर्म होने लगता है। क्या होता है, इसका उपयोग कहां किया जाता है, तो अगर कोई पदार्थ का टुकड़ा है, लोह चुंबकीय पदार्थ का कोई टुकड़ा है, उसको अगर पिघलाना हो तो ये क्षेत्र लगा करके उसे बहुत आसानी से पिघलाया जा सकता है। तो विद्युत चुंबकीय जो भट्टियां होती हैं उनमें हम भंवर धाराओं का उपयोग करके लोहों को गलाया जाता है। याद रहेगा, तो एक उपयोग याद रखना चाहो याद रखो, वैसे इसके उपयोग है नहीं, लेकिन भंवर धाराएं क्या होती हैं तो याद रखो, जब किसी भी चालक से गुजरने वाला फ्लक्स परिवर्तित होता है तो उसके आयतन में पानी के समान भंवर, पानी में भंवर के समान चक्करदार धाराएं उत्पन्न हो जाती, जिनको भंवर धाराएं कहा जाता है। इनको सर्वप्रथम फोको ने खोजा था, उनके नाम पर इसे हम फोको धाराएं भी कहते हैं। इनको कम करने का तरीका क्या है, अगर लोहे के टुकड़े में उत्पन्न हो रही तो उस लोहे के टुकड़े को पट्टियों में छोटे छोटे काट दो और उनके बीच में वार्निश का लेप लगा दो, फिर टुकड़े को बड़ा करके यूज करो तो उस केस में भंवर धाराएं घट जाती हैं। और डिटेल में समझेंगे जब ट्रांसफार्मर की क्रोड बनाना सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखें कि भंवर धाराएं क्या होती हैं और इनको कैसे दूर किया जा सकता है, मतलब इस प्रभाव को कैसे दूर किया जा सकता है। और यहां पर हम लोगों ने देख लिया लेंज के नियम का गणितीय विवेचन, बेसिकली ये तो यहां पर हमारे पास ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ये लेंज के नियम का गणितीय विवेचन हो गया। यहां पर हम लोगों ने देखा कि अगर कोई चालक है, एक सिरे के सापेक्ष उसे बांध दिया गया है, दूसरा एंड फ्री है और ओमेगा से रोटेट करता है, तो उसके सापेक्ष जो उसके सिरों पर विद्युत वाहक बल बनता है हाफ ऑफ बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा बनता है, जहां एल उस चालक की लंबाई होती है। अगला देखा कि अगर कोई चालक गतिमान होता है
चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो गतिमान होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र में जब गतिमान होगा तो यहां से जो लिखा जाता है ई जो लिखा जाएगा BLV लिखा जाता है। इसके ऊपर बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था, अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। ऐसा क्वेश्चन था, यहां पर कुछ इस तरह का, या ऐसे लिखना चाहो तो लिख लो। यहां पर एक कैपेसिटर लगा था, ये एक कैपेसिटर लगा था और यहां पर एक चालक था, ऐसा एक चालक था जो गतिमान हो रहा था इसके अंदर। ऐसे क्षेत्र यहां अंदर की तरफ लगा हुआ था, क्षेत्र अंदर की तरफ लगा हुआ था, क्षेत्र अंदर की तरफ लगा हुआ था, ये C था और ये गतिमान हो रहा था। तो अगर ये गतिमान होगा, V से गतिमान हो रहा, क्षेत्र यहां पर लगा हुआ B, तो सवाल पहला ये था कि यहां पर जो आवेश होगा वो कितना होगा। तो आवेश निकालने के लिए हम जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, CV। तो यहां पर C तो ठीक है, V का मतलब यहां जो विद्युत वाहक बल बनेगा वही तो होगा पूरा का पूरा समांतर, तो यहां पर लिखा जाएगा E। तो यहां पर लिखेंगे C, E क्या लिखा जाएगा, जो ये बनाएगा ये कितना बनाएगा, तो ये बनाएगा BLV। देखो ये हो गया आवेश। और दूसरा पूछा था कि इसकी कौन सी प्लेट पर धनावेश होगा, ऊपरी प्लेट पर कैसा आवेश होगा। तो जब ये इधर चलेगा तो इसमें धारा इधर बहेगी, धारा इधर बनेगी, तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव बन जाएगी, इसके सामने वाली प्लेट नेगेटिव बन जाएगी। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल बेकार सा क्वेश्चन था, लेकिन यहां पर दो अलग अलग कॉन्सेप्ट को एक साथ मिलाया गया था। अगर विद्युत चुंबकीय प्रेरण आता है तो भी इसे नहीं कर सकते थे, अगर धारिता वाला चैप्टर आता तो भी इसे नहीं कर सकते। जब दोनों आएंगे तभी ऐसा कर पाएंगे। बोर्ड हर बार क्वेश्चन अब मिक्स करके पूछने लगा है, तो ऐसा नहीं कि एक चैप्टर आता है तो हम दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन कर लेंगे, अगर लिंक कर दिया गया तो उसे नहीं कर पाएंगे। तो हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। यहां क्वेश्चन क्या था ये अगर देखेंगे तो मिल जाएगा, उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर जो वैल्यू दी गई होगी रख देना। यहां पर आवेश कैसा होगा, तो ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव बन जाएगी। यहां पर एक गतिज विद्युत वाहक बल के बारे में बात हुई। यहां पिछली क्लास में हम लोगों ने फ्लेमिंग के बाएं हाथ दाएं हाथ का नियम देखा था। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने गतिज विद्युत वाहक बल के एक्सप्रेशन डेराइव किए, साथ में देखा कि भंवर धाराएं क्या होती, भंवर धाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं और उनको कम करने के उपाय क्या होते हैं। तो जब भी कभी भंवर धाराओं को कम करना हो, लोहे का जो टुकड़ा होता है उस टुकड़े को बड़ा टुकड़ा ना लेकर के छोटे छोटे पीस में लिया जाता है, लैमिना पटलित कर दिया जाता है। जैसे ब्लेड रखी होती है ना, ब्लेड एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, पतली पतली होती है, उनके बीच में वार्निश का अगर लेप लगा दिया जाए तो उनके आयतन कम हो जाएंगे, आयतन कम हो जाएंगे तो भंवर धाराएं कम बनेगी और उनसे होने वाली हानि घट जाएगी और उनकी हानियों को ही घटाना रहता है। इसीलिए जो ट्रांसफार्मर की एक रोड होती है वो नर्म लोहे की बनाई जाती है, लेकिन नर्म लोहा वो पटलित रहता है ताकि भंवर धारा हानि को कम किया जा सके। और नर्म लोहे की क्यों बनाई जाती है वो भी पता होगा, धारणशीलता, चुंबकशीलता सब कुछ पढ़ा था। सैथिल्य हानि इससे पहले सब कुछ डिस्कस किया गया था, तो वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे होगा, सैथिल्य हानि को कम कर सकते हैं उसकी वजह से। तो ये क्लास थी। अगली क्लास में हमारा डिस्कशन शुरू होगा इसके आगे, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, स्वप्रेरण क्या होता है, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक, दो प्रणालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अगर कोई कुंडली है समतल कुंडली उसका स्वप्रेरण गुणांक, कोई प्रणालिका उसका स्वप्रेरण गुणांक कैसे लिखा जा सकता है, कुंडली में संचित ऊर्जा कैसे लिखी जाती है, इन सब के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू